तो इससे पहले हमने लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी को स्टडी करना शुरू किया था। पब्लिक पॉलिसी को हमने समझा, उसके बाद पब्लिक पॉलिसी की प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से हम पब्लिक पॉलिसी को बनाते हैं, वो हमने स्टडी किया। और आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे पब्लिक पॉलिसी जो बनाई जाती है वो किस तरीके से बनाई जाती है, वो कौन कौन सी अप्रोच रहती है पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में जब वो पॉलिसी बनाते हैं। तो पॉलिसी बेसिकली 3 आधारों पे बनाई जाती है और इन 3 आधारों को आज हम स्टडी करने वाले हैं। और ये हमारा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको वन लाइनर वीडियोस के अंदर आई होप मिल गए होंगे और आप वहां पे इसको कोरिलेट कर पाओगे जब आप वन लाइनर को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखिए, इसमें 3 चीजों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। पहली, रैशनल चॉइस अप्रोच, कई बार रैशनल चॉइस थ्योरी भी से कहा जाता है। दूसरी है इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वृद्धिशील मॉडल भी से कह सकते हैं। और तीसरा है पब्लिक चॉइस थ्योरी। तो सबसे पहले देखिए, रैशनल चॉइस अप्रोच, आपने अगर वन लाइनर अच्छे से पढ़े हैं तो रैशनल चॉइस अप्रोच के जो फादर है, नोबेल प्राइज विजेता गैरी बेकर माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके साथ राइकर आगे जुड़ते हैं। इंक्रीमेंटल अप्रोच जो है ये चार्ल्स ई लिंडब्लॉम ने दी है। और ये पब्लिक चॉइस थ्योरी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो पब्लिक चॉइस थ्योरी है इसके फादर माने जाते हैं जेम्स एम बुचनान और डंकन ब्लैक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फादर से रिलेटेड कि हु इज द फादर ऑफ दिस अप्रोच। तो आपके लिए इसको मैं एक बार आपकी स्क्रीन पे पोस्ट कर देता हूं, क्योंकि इसमें ये आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारा ये ओके गैरी बेकर फर्स्ट जो कि फादर माने जाते हैं, उसके बाद विलियम राइकर, एंथनी डाउन्स, ये किसके साथ जुड़े हैं, रैशनल चॉइस अप्रोच के साथ। और रैशनल चॉइस अप्रोच के अंदर इन्होंने अपने विचार दिए हैं। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है पब्लिक चॉइस अप्रोच। और पब्लिक चॉइस अप्रोच के साथ 2 चिंतक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पब्लिक चॉइस अप्रोच के साथ इसमें जो पहले थिंकर है ये है जेम्स एम बुचनान और दूसरे हैं डंकन ब्लैक। आई होप आप अपनी स्क्रीन पे इसको क्लियरली देख पा रहे होंगे। अब बचती है हमारी अब पब्लिक चॉइस थ्योरी। तो पब्लिक चॉइस थ्योरी के साथ जुड़े हैं चार्ल्स ई लिंडब्लॉम, चार्ल्स ई लिंडब्लॉम। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल थोड़ा सा इसको लिख लेना है। हालांकि आपको ये वन लाइनर के अंदर मिल गए होंगे, आपको ज्यादा ये दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज का जो ये मेन हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं रैशनल चॉइस अप्रोच। इसके नाम से ही पता लग रहा है हम पब्लिक पॉलिसी को पढ़ रहे हैं। पब्लिक पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनाते हैं, वो रैशनल चॉइस के आधार पे बनाते हैं। ये अप्रोच बताती है कि जितने भी पॉलिसी मेकर है वो कोई भी पब्लिक पॉलिसी बना रही है, वो वाटर पॉलिसी बना रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई पॉलिसी बना रही है, हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड कोई पॉलिसी बना रही है, तो वो रैशनल तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से नीति को बनाती है। ठीक है, सिंपल इसका मतलब है, रैशनल चॉइस अप्रोच का मतलब है जिसका ये मानना है कि कोई भी पॉलिसी मेकर जो होता है वो पॉलिसी को क्या है, रैशनली बनाता है, विवेकशील तरीके से बनाता है। सार्वजनिक नीति के अध्ययन में पब्लिक चॉइस की जो हम स्टडी करते हैं, इसमें रैशनल चॉइस अप्रोच ऐसा दृष्टिकोण है जो मानता है जो पॉलिसी मेकर होते हैं, नीति निर्माताओं, हितधारक यानी जिनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, और अन्य हितधारक जो उसे लागू करते हैं, ठीक है, वो उनके निर्णय तर्कसंगत होते हैं। ये बोलते हैं कि समाज के अंदर जितने भी 3 प्रकार के जो ये इंस्टीट्यूशन है, पहला पॉलिसी मेकर, दूसरे स्टेक होल्डर्स और तीसरे अन्य स्टेक होल्डर। अब देखिए, जो पॉलिसी की मांग कर रहा है जिसे कहा गया है हितधारक, स्टेक होल्डर, जो पॉलिसी की मांग करता है वो भी रैशनल होता है, वह इरैशनल मांग कभी नहीं करेगा। ठीक है, हितधारक जो होता है स्टेक होल्डर, वो रैशनली मांग करता है क्योंकि वो विवेकशील एक मनुष्य है, वो कभी ऐसी मांग नहीं करेगा जो कि समाज के खिलाफ हो।
अन्य हितधारक जो होते हैं, जो उससे प्रभावित होते हैं, वो भी कभी भी सही पॉलिसी का विरोध नहीं करेंगे। और जो नीति निर्माता होते हैं, जब ये पॉलिसी बनाते हैं तो ये भी रैशनली, विवेकशील पूर्ण तरीके से नीति को बनाते हैं, यानी इनके निर्णय तर्कसंगत होते हैं। और ये अप्रोच मानती है कि लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका खोजने के लिए अपनी जानकारी और संसाधनों का उपयोग करते हैं। यानी जब पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बना रहे होते हैं तो वो बेस्ट वे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सबसे अच्छी पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं, और सबसे अच्छा जो तरीका है वो उनको विवेक से, उनके दिमाग से, उनकी जो रैशनैलिटी होती है उसके द्वारा उन्हें मिलता है। ये अप्रोच मानती है। रैशनल चॉइस अप्रोच सार्वजनिक नीति के अध्ययन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण इसे मान सकते हैं, बहुत अच्छा उपकरण है पब्लिक पॉलिसी के लिए। यह हमें नीति निर्माताओं के निर्णयों को समझने, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिक चॉइस जो अप्रोच है ये हमें, जो पॉलिसी मेकर होते हैं उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं, जो हमारी सरकार है उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं उनको समझने के लिए, नीति के प्रभावों का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। यानी नीति जो बनाई है क्या वो रैशनली बनाई है? अभी किसान लॉ जो लाए थे 3, क्या वो रैशनली लाए गए हैं? क्या उसको स्टडी किया है? क्या वो विवेकपूर्ण थे? ठीक है। और अगर वो विवेकपूर्ण थे तो नीति के प्रभावों का क्या अनुमान होगा कि क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है लोगों के ऊपर, तो ये हमें इसे समझने में मदद करता है। रैशनल चॉइस अप्रोच के यहां पे बेसिकली 3 सिद्धांत माने जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला सिद्धांत है, ये मानता है व्यक्ति तर्कसंगत होते हैं। ठीक है, व्यक्ति तर्कसंगत होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका खोजने के लिए जानकारी और संसाधनों का उपयोग करते हैं। हर एक व्यक्ति रैशनल होते हैं, वो स्टेक होल्डर हो या फिर पॉलिसी मेकर हो, और सबसे बेस्ट तरीका खोजने की कोशिश करते हैं ताकि पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, और वो बेस्ट तरीके से इंप्लीमेंट हो पाए। दूसरा इनका सिद्धांत है, व्यक्ति अपनी पसंद के परिणामों की अपेक्षा करते हैं। यानी पब्लिक पॉलिसी हमेशा वो ऐसी चाहते हैं जो उनके पसंद के परिणामों को दे सके। कोई भी आदमी ऐसी पॉलिसी नहीं चाहता कि टैक्स बढ़ा दिया जाए, कोई भी आदमी ऐसी पॉलिसी नहीं चाहता है कि उसे घूमने फिरने की रोक लगा दी जाए, कोई भी आदमी ऐसी पॉलिसी नहीं चाहेगा गवर्नमेंट से जो उसके खिलाफ हो। यानी इसमें यह माना गया है कि रैशनल चॉइस जो होती है वो हमेशा रैशनल ऐसी चॉइस होती है जहां पे लोग अपनी पसंदों को ऊपर रखते हैं। तीसरा, व्यक्ति अपनी पसंद के परिणामों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करते हैं। यानी जितने भी प्रकार की कार्रवाई लोग करते हैं, जितने भी प्रकार के काम समाज के अंदर किए जाते हैं, क्योंकि आदमी विवेकशील है, वो रैशनल है, तो वो हमेशा ऐसा आउटकम, ऐसे परिणाम ढूंढने की कोशिश करता है जिससे उसका हित हो सके, यानी उसकी पसंद के परिणाम प्राप्त किए जा सके। ठीक है, तो ये 3 इसके बेसिक सिद्धांत है। व्यक्ति रैशनल होते हैं, वो अपनी पसंदों को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पसंदीदा पॉलिसी को वो प्राप्त करना चाहते हैं, और प्राप्त करने के लिए वो क्या है, कार्रवाई करते हैं। अगर उसको उस तरीके की पॉलिसी नहीं मिलती है तो रैशनल व्यक्ति क्या करेगा, वो सबसे पहले अनुनय विनय करेगा, जैसे कि उदारवादी करते थे, वो हाथ जोड़ेगा, पत्राचार करेगा सरकार के सामने या पॉलिसी मेकर के सामने। उसके बाद वो हड़ताल भी कर सकता है, धरने भी कर सकते हैं, हिंसक प्रदर्शन भी हो सकते हैं, कई प्रकार के काम हो सकते हैं। तो उसे प्राप्त करने के लिए वो अगेंस्ट में वोट भी दे सकता है, वो पार्टी का फेवर भी कर सकता है। तो ये आपका रहता है 3 इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत। रैशनल चॉइस अप्रोच का उपयोग सार्वजनिक नीति के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है, रैशनल चॉइस अप्रोच का लगभग जब भी पॉलिसी मेकिंग बनाई जाती है उसमें रैशनल चॉइस सबसे पहले नीति निर्माण। ठीक है, तो नीति निर्माण ये पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का पहला चरण होता है। तो रैशनल चॉइस अप्रोच का उपयोग नीति निर्माताओं के निर्णय को समझने के लिए किया जाता है कि नीति निर्माता ने, पॉलिसी मेकर्स ने जो पॉलिसी लागू की है क्या वो सही है, क्या वो गलत है, यानी उनके डिसीजन को जज करने के लिए या फिर समझने के लिए क्या है, रैशनल चॉइस अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, नीति के कार्यान्वयन में, यानी पॉलिसी जो होती है उसे लागू करने में, जब
लागू कर रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग किसने की, नीति निर्माण किया विधायिका ने, ठीक है, वो है पॉलिसी मेकर। उसके बाद नीति कार्यान्वयन, ये एक प्रकार का स्टेक होल्डर भी है और ये नीति को लागू भी करता है, इंप्लीमेंटेशन करता है पॉलिसी को, ठीक है। तो इंप्लीमेंटेशन कौन करता है, इंप्लीमेंटेशन करेगी आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके स्टेट के अंदर, आपकी पंचायतों के अंदर जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, पटवारी सचिव से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, वो सारे क्या है, नीति का जो कार्यान्वयन करते हैं रैशनल तरीके से करते हैं, विवेकशील तरीके से करते हैं, ठीक है, ये इसका मानना है। और तीसरा है नीति का मूल्यांकन। जब पॉलिसी का इवैल्यूएशन किया जाता है कि ये पॉलिसी हमारी सफल रही, असफल रही, कितनी सफल रही, इसमें कितनी जरूरत है और आगे काम करने की, जब उसका मूल्यांकन किया जाता है वहां पे भी रैशनल तरीके से सोचा जाता है, विवेकशील पूर्ण तरीके से सोचा जाता है, समझा जाता है, और जो उसके कंक्लूजन हमारे सामने होते हैं उसका विवेकशील तरीके से क्या है, एनालिसिस किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है। तो 3 जगह पे क्या है, ये काम आती है हमारी नीति निर्माण, नीति को लागू करने में और नीति के मूल्यांकन में। इसकी कुछ सीमाएं भी है। सबसे पहली जो सीमा है वो है मानव व्यवहार की जटिलता, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन नेचर। अब देखिए, मानव व्यवहार हमेशा तर्कसंगत नहीं होता है। ये जरूरी नहीं कि हर आदमी तर्कसंगत तरीके से सोचे, जैसा कि माना गया है कि आदमी तर्कसंगत तरीके से सोचता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मानव हमेशा तर्कसंगत होता है। उसके जो तर्क होते हैं वो तर्क कई बार क्या है, भावनात्मक भी होते हैं। उसके जो तर्क होते हैं वो भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और वो निर्णय ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी हिंदू धर्म का है, वो पॉलिसी मेकर है, उसने जो पॉलिसी बनाई वो हिंदू धर्म को ध्यान में रख के बनाई और उसने दूसरे धर्मों का वहां पे ध्यान नहीं दिया। या फिर हो सकता है एक मुस्लिम है और वो पॉलिसी मेकर है और उसने दूसरे धर्मों का ध्यान नहीं दिया, यानी उसकी भावनाएं क्या है, अपने धर्म के प्रति थी। वैसे ही कई एग्जाम्पल है, एक आदमी किसी दूसरे राज्य का है और दूसरे राज्य में जाके वो पॉलिसी बनाता है, तो उसका हो सकता है वहां पे उतना जो भावनात्मक रूप से जो वहां पे वो उतने तरीके से जुड़ा ना हो। तो ये होता है मानव व्यवहार की यहाँ पे जटिलता है। और ये जरूरी नहीं कि मानव हमेशा रैशनल हो, इरैशनल डिसीजन भी लिए गए। आपने इमरजेंसी देखी होगी 1975 की, तो इरैशनल डिसीजन भी है। कई कानून, एनजेक जैसा कानून 99th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में की गई और बाद में आपके सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस ले लिया। वैसे ही कई बार सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आते हैं वो भी कई बार रिवर्स कर दिए जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हमारे जो डिसीजन हो वो हमेशा रैशनल हो। वैसे ही आप फार्म लॉ के बारे में देख सकते हैं, कृषि कानूनों के बारे में डिसीजन ले लिए लेकिन बाद में उसको वापस लेना पड़ा। उसके बाद इसकी एक कमी यह है कि ये अपूर्ण जानकारी से प्रभावित रहती है। हम जब भी कोई भी डिसीजन लेते हैं, हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो डिसीजन मेकर के पास हमेशा पूर्ण जानकारी नहीं होती है, सारे फैक्टर्स के बारे में उसको पता नहीं होता है, ठीक है। और पता नहीं होता है तो डेफिनेटली 100% रैशनल आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि आपके पास तो ये पता नहीं है कि वहां पे, ये तो आपको पता है कि जनसंख्या इतनी है, इतनी जनसंख्या के लिए हमने पॉलिसी बनानी है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे आपको यही पता नहीं है कि वहां पे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो वो होती है अपूर्ण जानकारी। और तीसरा होता है राजनीतिक दबाव। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स के ऊपर कई बार राजनीतिक दबाव होता है। राजनीतिक दबाव जैसे कि वोट बैंक, आप ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जो माइनॉरिटी के लिए है और उससे आपके जो बहुसंख्यक है वो क्या है, नाखुश हो रहे हैं, ठीक है, वो खुश नहीं है उससे, तो आपको क्या होगा, घाटा होगा, राजनीति में घाटा होगा। तो ये एक प्रकार का राजनीतिक दबाव है जिसके कारण क्या है, कई बार पूर्वानुमान जो होते हैं हमारे वो गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, रैशनल चॉइस के। तो ये जरूरी नहीं है कि रैशनली एक डिसीजन मेकर अपने डिसीजन लेता है, वो राजनीतिक दबाव में भी कई बार डिसीजन ले सकता है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और जो मानव व्यवहार की जटिलता है उसके कारण वो इरैशनल डिसीजन ले सकता है। तो कुल मिलाकर हम देखें, रैशनल चॉइस अप्रोच सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी की स्टडी के लिए एक महत्वपूर्ण अप्रोच है। यह हमें नीति निर्माताओं के निर्णयों को समझने और नीति के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकता है। हालांकि इस दृष्टिकोण की सीमाओं को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। तो ये आपका था रैशनल चॉइस अप्रोच। और रैशनल चॉइस अप्रोच के फादर कौन है, मैंने आपको पहले बताया था। रैशनल चॉइस जो अप्रोच है
इसके फादर माने जाते हैं गैरी बेकर। गैरी बेकर इसके फादर है। उसके बाद इसमें विलियम राइकर आगे जुड़े, विलियम राइकर और एंथनी डाउन्स। ये कुछ प्रमुख चिंतक है जो कि रैशनल चॉइस अप्रोच के साथ जुड़े हैं पब्लिक एड में। अब आगे हम देखते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल यानी वृद्धिशील मॉडल। चार्ल्स ई लिंडब्लॉम इसके फादर है। सार्वजनिक नीति का इंक्रीमेंटल मॉडल अप्रोच, फादर कौन है? चार्ल्स ई लिंडब्लॉम। देखिए, सार्वजनिक नीति के अध्ययन की इंक्रीमेंटल मॉडल अप्रोच एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानता है कि नीति निर्माताओं के निर्णय अक्सर छोटे क्रमिक परिवर्तनों के आधार पर होते हैं। सिंपल, अगर एक लाइन में हम इसको डिफाइन करना चाहे इंक्रीमेंटल मॉडल को, इसका मतलब है जो भी डिसीजन पॉलिसी मेकर लेते हैं, जो भी डिसीजन पॉलिसी मेकर लेते हैं वो छोटे क्रमिक परिवर्तनों के आधार पे लेते हैं। यानी डिसीजन ऐसे नहीं होते कि बहुत बड़ा एक आपने काम कर लिया और उसके आधार पे आपने क्या है डिसीजन ले लिया, या फिर आपने कोई एक बहुत बड़ा सिद्धांत सामने रखा और उस सिद्धांत के आधार पे आपने क्या है डिसीजन ले लिया। फॉर एग्जांपल, आपने नियो लिबरलिज्म का एक सिद्धांत सामने रखा, नियो लिबरलिज्म के आपने मेन अजम्पशन देखे, उन अजम्पशन को आपने इंप्लीमेंट किया और आपने क्या है उसको लागू कर दिया। तो ये ऐसा नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे अक्सर छोटे क्रमिक परिवर्तनों के आधार पे करते हैं। यानी क्रमिक परिवर्तन क्या होते हैं? इंक्रीमेंटल चेंज। क्रमिक का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए हमने एक डिसीजन लेना है, वाटर पॉलिसी को ही साथ में रखते हैं। हमने एक डिसीजन लेना है वाटर से रिलेटेड कि हमने हर घर तक जल पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे इंक्रीमेंटल मॉडल से जब हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, चलो ये डिसीजन ले लिया गया कि हर घर नल से जल पहुंचाया जाएगा। अब वहां पे हम क्रमिक परिवर्तन देखेंगे। एक साल हमने उसको लागू किया और हमने वहां पे चेंज देखा, हमने क्रमिक वहां पे चेंज देखा, कॉन्टिन्यूअस चेंज वहां पे क्या हुई, एक साल में कितने घरों तक पानी पहुंचा, पहली चीज। कितने संसाधन वहां पे हमारे लगे, कितना पैसा हमारा खर्च हुआ, कितना पैसा हमारा और लगना है, ये तीन चीजें हमने यहाँ पे देखी। और क्रमिक परिवर्तन हमने देखा कि एक साल में 100 करोड़ से हमारे कितने घर तक जल पहुंचा, ठीक है। एक साल में 100 करोड़ से हमारे फॉर एग्जांपल 10% घरों तक पानी पहुंचा, ठीक है। तो ये अगला जो डिसीजन लेंगे, इस छोटे से कदम के आधार पे एक साल का इवैल्यूएशन जो ये करेंगे, उसके आधार पे अगले साल के लिए ये क्या है, पॉलिसी बनाएंगे। सिंपल है, तभी वो एक्सटेंड होती है। जैसे हाउसिंग पॉलिसी हमारी, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, पहले वो क्या है 10 लाख घरों को ध्यान में रख के बनाई गई। अगले साल उनको समझ आ गया कि हाँ इसमें क्रमिक चेंज हुआ है, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है, हमने जो प्रयास किया था वो सफल रहा। अगले साल उन्होंने 50 लाख घरों को टारगेट कर दिया। उसके अगले साल उन्होंने क्या है 2 करोड़ घरों को टारगेट कर दिया कि अब हमने हाउसिंग पॉलिसी के थ्रू क्या है 2 करोड़ घरों को अप्रोच करना है, 2 करोड़ घर हमने बनाने हैं। और जब वो सफल रही पॉलिसी, और सफल रहने के बाद उन्होंने शहरी आवास योजना शुरू कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंटल अप्रोच जो होती है ये छोटे क्रमिक परिवर्तनों के आधार पर डिसीजन लेते हैं। छोटे छोटे जो हमारे आउटकम आते हैं, छोटा सा कदम उठाया, कदम उठाने के बाद उसका इवैल्यूएशन किया कि ये सही रहा या गलत रहा, हमारे फेवर में रहा। अगर वो हमारे फेवर में नहीं है तो हमारा बड़ा लॉस नहीं होगा, हम उससे ड्रॉबैक कर सकते हैं, उससे हाथ अपने पीछे खींच सकते हैं कि नहीं अब ये कंटिन्यू हम नहीं करेंगे, ये पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। तो ये होती है इंक्रीमेंटल अप्रोच। और ये दृष्टिकोण मानता है कि डिसीजन मेकर के पास अक्सर पूर्ण जानकारी नहीं होती है और वे राजनीतिक दबाव और अन्य कारकों से प्रभावित रहते हैं। तो सिंपल है, इंक्रीमेंटल अप्रोच क्यों एक बड़ा डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि हमारे पास अभी पूर्ण जानकारी नहीं है। हम पहले 10 लाख घरों को टारगेट करेंगे, 10 लाख घरों को टारगेट करने के बाद हम लोगों को पता लगेगा वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और जब वहां से हमें नॉलेज मिलनी शुरू हो जाएगी तो हम इसे 1 करोड़ घरों के लिए लागू कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका मेन अजम्पशन है कि अक्सर हमारे पास पूर्ण जानकारी नहीं होती है और राजनीतिक दबाव भी कई बार होता है, इसलिए हम क्या है इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज करते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल अप्रोच
सार्वजनिक नीति के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है और ये नीति निर्माताओं के निर्णय और समझने के लिए, उनके निर्णयों को समझने के लिए नीति के प्रभाव का मूल्यांकन लगाने में मदद कर सकता है। अब इसके भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, ठीक है। जैसे हमने रैशनल चॉइस अप्रोच के देखे थे कि मनुष्य रैशनल होता है, वो अपने पसंद को प्राप्त करना चाहता है और प्राप्त करने के लिए कदम उठाता है, ठीक है। वैसे ही इंक्रीमेंटल अप्रोच के जो सिद्धांत है, उसमें पहला सिद्धांत है नीति निर्माताओं के पास अक्सर पूर्ण जानकारी नहीं होती है और तभी इससे वे केवल उन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं जिनके बारे में उन्हें सही जानकारी होती है। तो इसलिए इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या करती है, सबसे पहले वहां पे या फिर उस छोटे से क्षेत्र में काम करेगा जहां पे उनको जानकारी है और वहां पे पहले पॉलिसी लागू करेगा और धीरे धीरे वहां से जैसे नॉलेज आने शुरू हो जाएगी, पूर्ण जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी, फिर पूरे क्षेत्र में वो लागू कर सकते हैं। दूसरा, नीति निर्माताओं के निर्णय अक्सर राजनीतिक दबाव से प्रभावित रहते हैं। ये वोट बैंक को देखकर, पब्लिक ओपिनियन जो होता है, दलगत जो राजनीति रहती है, हित समूह जो आपके रहते हैं और सार्वजनिक ओपिनियन, ये कुछ प्रमुख ऐसे तत्व हैं जिसके कारण पब्लिक जो पॉलिसी बनाई जाती है उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि पॉलिटिकल आपके ऊपर प्रेशर रहता है, इसलिए आप बड़ा डिसीजन एकदम नहीं लेते, इंक्रीमेंटल तरीके से आप डिसीजन लेते हैं। तीसरा, नीति निर्माताओं के निर्णय अक्सर क्रमिक परिवर्तनों के आधार पर होते हैं, जैसा कि हमने देखा, ठीक है, कि नीति निर्माता के निर्णय अक्सर मौजूदा नीतियों में छोटे क्रमिक परिवर्तनों के आधार पर होते हैं कि मौजूदा जो नीति है, जल नीति है हमारी, उसमें छोटा सा क्रमिक परिवर्तन कर दिया, उसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया और उसे आगे लागू कर दिया। अब देखिए इसके कुछ लाभ है। पहला लाभ ये है कि ये एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है, ये एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू यानी ये मानती है कि हमारे पास पूर्ण जानकारी नहीं है और हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव भी आ सकता है, बड़ा डिसीजन लिया तो हमारे खिलाफ धरने प्रदर्शन हो सकते हैं, दंगे भी हो सकते हैं, देश में हिंसक प्रदर्शन भी हो सकते हैं, इसलिए ये एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है जो यथार्थ को समझते हुए डिसीजन लेता है। दूसरा, यह एक उपयोगी विश्लेषणात्मक उपकरण है, यानी ये है एक प्रकार का एनालिटिकल अप्रोच जो एनालिसिस करती है चीजों का, विश्लेषण करती है चीजों का और डिसीजन लेने से पहले हर एक फैक्टर का ये क्या करती है, विश्लेषण करती है लागू करने से पहले। इंक्रीमेंटल अप्रोच की पहली जो सीमा है, इसकी कुछ सीमा है। पहली सीमा है यह एक सीमित दृष्टिकोण है, ठीक है, ये एक सीमित दृष्टिकोण है और यह मानता है कि नीति निर्माताओं के निर्णय अक्सर छोटे क्रमिक परिवर्तनों के आधार पर होते हैं। यह वास्तविक दुनिया में नीति निर्माण की प्रक्रिया को की जटिलता को पूरी तरीके से समझने में सक्षम नहीं हो सकता। यानी छोटे छोटे डिसीजन लिए जाते हैं, तो अगर हमने पूरे देश में कोई डिसीजन लागू करना है तो आप एकदम से नहीं कर पाओगे, उसमें कई साल लग जाएंगे, कई दशक लग सकते हैं, क्योंकि ये सीमित दृष्टिकोण है, केवल छोटे लेवल पे ही ये बात को समझता है। ये एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण भी है, कंजर्वेटिव अप्रोच भी इसे माना जाता है, क्योंकि ये मानती है कि नीति निर्माताओं के निर्णय अक्सर मौजूदा नीतियों में छोटे क्रमिक परिवर्तनों के आधार पर होते हैं। जो अभी नीति चल रही है उसमें छोटे मोटे परिवर्तन के आधार पर ये होती है। यह परिवर्तन के अधिक नाटकीय रूपों में संभावना को कम कर सकता है। यानी छोटे ही परिवर्तन, कोई न्यू पॉलिसी लागू नहीं करने पे जोर नहीं देते हैं, कोई ऐसा इनोवेशन के ऊपर ये जोर नहीं देते हैं जिससे एकदम से कोई परिवर्तन हो पाए समाज में, कोई नाटकीय परिवर्तन हो पाए, कोई ड्रामेटिक चेंज हो पाए, बड़ा चेंज हो पाए, उसके ऊपर ये फोकस नहीं करते हैं, छोटे मोटे परिवर्तन करने मौजूदा नीतियों में। तो ये एक प्रकार का कंजर्वेटिव दृष्टिकोण भी है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो इंक्रीमेंटल मॉडल अप्रोच सार्वजनिक नीति के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यह हमें नीति निर्माताओं के निर्णयों को समझने और नीति के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकता है। हालांकि इस दृष्टिकोण की सीमाओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो अब ये अगली अप्रोच को भी देख लेते हैं।
ये है पब्लिक चॉइस अप्रोच। पब्लिक चॉइस अप्रोच यानी लोक चयन दृष्टिकोण। तो पहला था रैशनल चॉइस थ्योरी या फिर रैशनल चॉइस अप्रोच। रैशनल चॉइस यानी जो मनुष्य होते हैं या फिर जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो क्या है, रैशनली डिसीजन लेते हैं, विवेकपूर्ण तरीके से डिसीजन लेते हैं या विवेकपूर्ण तरीके से पॉलिसी बनाते हैं। जबकि पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी चॉइस इसके विपरीत ये बताती है कि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं ये पब्लिक चॉइस को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, कोई रैशनली नहीं लिए जाते हैं। पब्लिक की जो चॉइस होती है, लोगों की जो चॉइस होती है, लोगों का जो चयन होता है, लोग जो चाहते हैं उसके आधार पर डिसीजन लिए जा सकते हैं। अब लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बनाया जाए, हॉस्पिटल नहीं बनाया जाए, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बनाई जाए, ठीक है, तो यहां पे क्या करेगी पब्लिक चॉइस अप्रोच, क्या करेगी, मंदिर बनाएगी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मंदिर बनाया जाए, उनको शिक्षा स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। अब रैशनली अगर हम देखते हैं तो रैशनली यहां पे कुछ परिणाम अलग आने थे। परिणाम क्या आने थे कि हमारे शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं यहां पे डेवलप होती तो लोगों का विकास होना था। लेकिन पब्लिक चॉइस यहां पे क्या मांग रही है कि हमें राम मंदिर चाहिए। वैसे ही जब हम फिल्म्स देखते हैं, बॉलीवुड या फिर कोई भी दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री की फिल्म हम देख लेते हैं तो वो हमेशा पब्लिक चॉइस के आधार पर बनाई जाती है। पब्लिक चॉइस क्या चाहती है, पब्लिक चॉइस चाहती है मार धाड़ हो, कूट पिटाई हो, उसमें कई प्रकार के ऐसे सीन हो जो समाज के लिए हालांकि जरूरी नहीं है, उसमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बहुत सारे ऐसे उसमें सीन आपको देखने को मिल जाएंगे जो रैशनली जरूरी नहीं है या फिर रैशनली एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिल्में कौन सी पॉपुलर होती है, एनिमल जैसी फिल्में पॉपुलर हो जाती है, बाहुबली जैसी फिल्में पॉपुलर हो जाती है। और जो फिल्में हमेशा समाज को अच्छा संदेश देने के लिए बनाई जाती है, जिसमें हिंसा नहीं है, जिसमें मारकूट नहीं है, वो फिल्में हमेशा फ्लॉप हो जाती है। तो इसके पीछे का रीजन यही है, पब्लिक चॉइस अप्रोच को ध्यान में रखकर मैक्सिमम फिल्म्स बनाई जाती है। वैसे ही आज के टाइम की जो सरकारें हैं, आज के टाइम की सरकारें क्या है, ये लोक लुभावनी पॉलिसीज लाते हैं, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की पसंद की वो पॉलिसीज को लाती है, और वो होती है पब्लिक चॉइस थ्योरी। पब्लिक चॉइस थ्योरी, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसके जो फादर हैं, इसके फादर या फिर जो इंपॉर्टेंट थिंकर है वो है जेम्स एम बुकानन और जूनियर डंकन ब्लैक। सॉरी, जेम्स एम बुकानन एक है, ये जेम्स एम बुकानन जूनियर, और दूसरे चिंतक है डंकन ब्लैक। तो ये दो चिंतक हैं जो जिन्होंने इस अवधारणा को आगे बढ़ाया है। डंकन और ब्लैक भी कई बार इसको मतलब आ जाता है, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं इसको डिटेल में। अब देखिए, सबसे पहला जो इसका सिद्धांत है, सबसे पहला जो इसका सिद्धांत है वो है व्यक्तिवाद। पब्लिक चॉइस अप्रोच का पहला सिद्धांत है व्यक्तिवाद, यानी ये व्यक्तियों के पसंद के ऊपर आधारित है, ये व्यक्तियों को सेंटर में रखते हैं, और ये मानता है कि व्यक्ति अपने स्वयं के लाभ को अधिकतम करने के लिए काम करते हैं। यानी पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या है, पब्लिक को ध्यान में रखती है, व्यक्ति को ध्यान में रखती है, व्यक्ति के लाभ कहां से ज्यादा बन पाए उसको ये ध्यान में रखती है। दूसरा, व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण यानी एक जो इंडिविजुअलाइजेशन कर देता है ये पॉलिसी का। पब्लिक चॉइस अप्रोच नीति को व्यक्तिकृत करती है, ये मानती है कि नीति निर्माताओं, पॉलिसी मेकर, स्टेक होल्डर और अन्य स्टेक होल्डर के निर्णय उनके स्वयं के लाभ को अधिकतम करने के लिए होते हैं। यानी व्यक्तिकरण कर देती है, व्यक्तियों को क्या है सेंटर में रखती है। पहला व्यक्तिवाद था और दूसरा व्यक्तिकरण है, यानी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को सेंटर में रख के उसके इर्द गिर्द क्या है ये पॉलिसी बनाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने जो वृद्ध है, वृद्धों को खुश करने के लिए उनके आसपास क्या है पॉलिसी बनाना शुरू कर दी, ताकि वो खुश हो पाए, उनकी जो चॉइस है वो फुलफिल हो पाए। उनके लिए, वृद्धों के लिए उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन ला दी। इन्होंने साथ में क्या कर दिया, जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज के लिए क्या होगा,
उन्हें टैक्स से रिबेट मिल जाएगी, उन्हें टैक्स ज्यादा नहीं लगाया जाएगा। वो कोई एफडी करते हैं तो उसमें ब्याज दरें उनको ज्यादा मिलेगी। इस प्रकार की पॉलिसी क्या है, एक आदमी के इर्द गिर्द जब घूमती है, एक आदमी को ध्यान में रख के जब पॉलिसी बनाई जाती है तो उसे कहा जाता है व्यक्तिकरण। ठीक है, वैसे ही युवा को सेंटर में रख दिया, युवाओं के लिए पॉलिसी बनानी है। अब युवा को कैसे खुश करेंगे, युवा की क्या चॉइस हो सकती है, उन युवाओं की चॉइस को फुलफिल करने के लिए पहली चॉइस तो ये है कि बेरोजगारी है तो रोजगार लाया जाए, तो रोजगार से रिलेटेड आपकी पॉलिसीज लाई जाएगी, आपको उससे रिलेटेड वादे किए जाएंगे। अब युवा किससे और परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है तो बेरोजगारी भत्ता ला दिया। अब बेरोजगारी है तो क्यों है, उसके पास स्किल नहीं है तो स्किल इंडिया मिशन ला दिया। अब युवा डिजिटल टेक्नोलॉजी का है तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ला दिया। इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर, उसकी चॉइस को ध्यान में रखकर अप्रोच बनाई जाती है तो व्यक्तिकरण हो जाता है, और ये पब्लिक चॉइस अप्रोच का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसके बाद की जाती है मॉडलिंग। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच नीति निर्माताओं, हितधारकों और अन्य हितधारकों के निर्णयों को मॉडल करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग करती है। तो ये मॉडलिंग वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, मॉडलिंग यही है कि एक आदमी को ध्यान में रखा जाएगा और उसकी आर्थिक जरूरतें क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, कहां से वो फुलफिल हो सकती है, कैसे एक पब्लिक की जो चॉइस है वो फुलफिल हो सकती है, उससे रिलेटेड मॉडल बनाने शुरू कर देते हैं। जैसे कि डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो एक प्रकार का मॉडल है। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन मॉडल है, मेक इन इंडिया मॉडल वो भी एक मॉडल है। तो वो मॉडल बनाए जाते हैं पब्लिक चॉइस के आधार पर। तो ये तीन महत्वपूर्ण है इसके जो सिद्धांत है। अब देखिए इसके कुछ लाभ भी है। पहला लाभ वही, जैसे कि इंक्रीमेंटल मॉडल था हमारा, वैसे ही ये एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है, और ये यथार्थ दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उसको ये ध्यान में रखता है और अधिकतम काम करता है लोगों के चॉइस को फुलफिल करने के लिए। अगला, और ये एक उपयोगी विश्लेषणात्मक उपकरण है। सेम वैसे ही ये भी एनालिसिस करता है चीजों का, लोगों की चॉइस का एनालिसिस करता है कि क्या चॉइस जरूरी है, कौन सी चॉइस फुलफिल करनी है, और कहां से हमें वोट मिलेंगे, कहां से हमारे लोगों का विकास होगा, उस चीज को ध्यान में रखकर उसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये आपकी थी पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके लिए यहाँ पे आसानी हो पाए। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रैशनल चॉइस अप्रोच को, और रैशनल चॉइस अप्रोच के जो फादर थे वो थे नोबेल प्राइज विजेता गैरी बेकर, इसके साथ थे विलियम राइकर और एंथनी डाउन्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था रैशनल चॉइस अप्रोच के फादर के बारे में। उसके बाद हमने समझा रैशनल चॉइस क्या है। रैशनल चॉइस अप्रोच ये है कि जितने भी प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं, वो डिसीजन मेकर हो, वो हितधारक हो या अन्य हितधारक हो, रैशनली सोचते हैं और रैशनली डिसीजन लिए जाते हैं। और इन्होंने तीन प्रमुख सिद्धांत दिए थे। पहला कि व्यक्ति हमेशा रैशनल होते हैं, दूसरा कि व्यक्ति हमेशा अपने पसंद के परिणामों की अपेक्षा करते हैं, और तीसरा था उन अपेक्षाओं को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई भी व्यक्ति करते हैं। तो तीन इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। और रैशनल चॉइस अप्रोच का प्रयोग कहां पे किया जाता है, नीति निर्माण के समय किया जा सकता है, नीति कार्यान्वयन के समय और नीति मूल्यांकन के समय। इसकी सीमाएं क्या थी, इसकी पहली सीमा थी मानव व्यवहार की जटिलता, कि जो मानव व्यवहार है वो हमेशा तर्क संगत नहीं होता है, असंगत भी हो सकता है। जैसे कि हिटलर हो गया आपका, मुसोलिनी हो गया, उन्होंने जो डिसीजन लिए थे, हालांकि वो जर्मनी और इटली का विकास करना चाहते थे, लेकिन उनके जो डिसीजन, जो उनकी चॉइस थी वो रैशनल नहीं थी। ठीक है, अपूर्ण जानकारी होती है और राजनीतिक दबाव होता है, जिसके कारण राजनीतिक जो ये आपकी रैशनल चॉइस अप्रोच है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इंक्रीमेंटल अप्रोच। एंथनी डाउन्स इसके फादर है और महत्वपूर्ण चिंतक है इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब था कि छोटे क्रमिक परिवर्तनों के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है। पहले छोटे क्षेत्र में जो पहले से चली आ रही पॉलिसी है, उसी पॉलिसी को छोटे छोटे तरीके से क्रमिक रूप से आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने इसको समझा। उसके बाद इसके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, नीति निर्माताओं के पास अक्सर पूर्ण जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे डिसीजन लिए जाते हैं। और नीति निर्माताओं के जो निर्णय होते हैं वो अक्सर कैसे होते हैं, राजनीतिक दबाव से प्रभावित होते हैं। और
नीति निर्माताओं के निर्णय अक्सर क्रमिक परिवर्तनों के आधार पे होते हैं। इसके लाभ हमने देखे, ये रियलिस्टिक है और ये क्या है, विश्लेषणात्मक उपकरण है। इसकी सीमाएं थी, ये एक सीमित दृष्टिकोण है, केवल लिमिटेड क्षेत्र में, छोटे छोटे क्षेत्रों में ही ये लागू हो सकता है, और जो प्रक्रिया की जटिलता होती है उसे समझने में ये सक्षम नहीं है। ये एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि अगर हमने एक बड़ा चेंज कर दिया तो एक क्रांति आ जाएगी, हमारे खिलाफ आंदोलन हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है, छोटे क्रमिक डिसीजन लेते हैं, बड़ा इनोवेशन करने से ये कतराते हैं या फिर डरते हैं। अगली जो अप्रोच थी ये थी सार्वजनिक नीति के अध्ययन में पब्लिक चॉइस थ्योरी। पब्लिक चॉइस थ्योरी के जो फादर थे वो थे जेम्स एम बुचनान जूनियर और डंकन ब्लैक। जेम्स बुचनान और डंकन ब्लैक, दो महत्वपूर्ण चिंतक हमने देखे, ठीक है। और पब्लिक चॉइस अप्रोच का मानना था कि जो नीतियां बनाई जाती है वो पब्लिक की, लोगों की चॉइस को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसके जो सिद्धांत थे, पहला सिद्धांत था व्यक्तिवाद, यानी ये इंडिविजुअलिज्म के आधार पे काम करता है, ये व्यक्तिवाद के सिद्धांत के आधार पे काम करता है। दूसरा था व्यक्तिकरण, यानी व्यक्ति को सेंटर में रखकर पॉलिसीज बनाई जाती है। और तीसरा था मॉडलिंग, यानी हर एक पॉलिसी की मॉडलिंग की जाती है, वहां से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, यानी आर्थिक साधनों का उपयोग इसमें किया जाता है। और इसके लाभ थे, ये एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है और ये उपयोगी विश्लेषणात्मक उपकरण है, जैसा कि आपका इंक्रीमेंटल अप्रोच था। तो ये थी हमारी 3 थियरीज जो कि पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड थी। आई होप आपको ये समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, कोई डाउट? ओके, विजेंद्र जी, आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा। यहाँ पे एक बार फिर से हमने इसको रिवाइज कर लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है, कंडीशन फॉर मेकिंग अ पब्लिक पॉलिसी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल।